नमस्कार। तो कैसे हो दोस्तों? 2024 का लोकसभा इलेक्शन सिर पे है और आचार संहिता लागू हो चुका है। आचार संहिता, ये आचार संहिता क्या है? आचार संहिता नियमों का वह संग्रह है जो कि चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराने में मदद करता है। इसके कुछ नियमों में एक नियम यह भी है कि किसी भी चुनाव या रैली में धर्म या जात के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। मजाक है? मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रहा, वास्तविकता में यह एक नियम है। लेकिन कड़वा सच्चाई यही है कि हमारे देश के बेशरम पॉलिटिकल पार्टियों के बेशरम नेताओं ने इन नियमों का धज्जियां उड़ा के रख दिया। इस वीडियो में मैं पक्ष और विपक्ष दोनों के काले चिट्ठे आपके सामने खोलने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस बार 400 पार करने वाली बीजेपी से। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। क्या इन्हें ये भी नहीं पता है कि आर्मी के नाम पे वोट नहीं मांगा जाना चाहिए? पर मोदी जी और इनके पार्टियों के कुछ नेताओं का ये मानना है कि आर्मी देश की सेना नहीं बल्कि मोदी जी की सेना है। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। ये एक और बीजेपी के लीडर हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासक है, वो कष्ट उनको नहीं झेलने पड़े थे, वो कष्ट तुमको उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, वोट से लेना भीख नहीं मांग रहा हूँ। अगर वोट दोगे तो सुखी रहोगे, अगर वोट नहीं दोगे तो जो कष्ट। आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को धमकाया जा रहा है वोट देने के लिए, और जिस तरह से बीजेपी वाले धर्म के नाम पे वोट धड़ल्ले से मांगते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि देश में तो कोई और मुद्दा है ही नहीं। छोड़ो डेवलपमेंट को, छोड़ो इंफ्रास्ट्रक्चर को, छोड़ो बेरोजगारी और गरीबी पे तो बात ही मत करो। देश में सिर्फ बात किस मुद्दे पे होगा? देश में सिर्फ बात होगा धर्म और जात के मुद्दे पे। देश में सिर्फ ये बात होगा कि पाकिस्तान में आटा कितना महंगा है। ये बात होगा ही नहीं कि हमारे देश में कितनी महंगाई। और ये हाल सिर्फ बीजेपी के नेताओं का ही नहीं है बल्कि AIMIM का भी यही हाल है। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। इन नेताओं से मैं बस यही पूछना चाहूंगा कि देश में अब क्या यही बच गया है कि 15 करोड़ को 135 करोड़ से लड़ाया जाए? धर्म खेलने में बीजेपी और AIMIM ही नहीं बल्कि सपा भी पीछे नहीं है। ये बयान सुनिए। हिंदू धर्म कैसे? और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर। हिंदू एक धोखा है। हिंदू धर्म नहीं है बल्कि एक धोखा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये बयान एंटी हिंदू नहीं है? क्या यहाँ पर सेक्युलरिज्म का गला नहीं घोटा जा रहा है? और फिर यही पार्टी के दूसरे नेता कहते हैं कि बीजेपी धर्म खेल रही है। भाइयों का धर्म केवल इस्तेमाल करने के लिए है, भाजपाइयों का धर्म है। अगर और धर्म खेलने में सबसे आगे निकल चुके हैं हमारे DMK के MK स्टालिन। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। ये तो डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया और इसे खत्म करना हो। हालांकि बाद में ये खुद के स्टेटमेंट को करेक्ट करने का भी कोशिश करते हैं, लेकिन जनता जानती है कि इनके बातों का मतलब क्या था। अब आते हैं हम हमारी सबसे प्यारी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी पर। ये हैं देश के सबसे युवा आदमी राहुल गांधी जी। इनका ये स्टेटमेंट सुनिए। 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने मालिकों में मैंने लिस्ट निकाली है।
200 कंपनियों के मालिक में ना एक दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा। जब हम भारत के टॉप 200 कंपनीज पर नजर डालते हैं तो सबसे ऊपर दिखता है हमें रिलायंस, और रिलायंस कंपनी के हेड हैं मुकेश अंबानी। दूसरे नंबर की कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी, जिनके हेड रतन टाटा हैं, जो कि पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है HDFC, जिनके हेड एचडी पारेख जैन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और जब आप इसी तरह से फैक्ट्स चेक करेंगे या फिर जब आप फोर्ब्स का टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया 2023 का रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको लोगों के कास्ट या फिर रिलीजन में डाइवर्सिटीज देखने को मिल जाता है। तब आपको ये एहसास होगा कि किस तरह की घिनौनी राजनीति कर रही हैं ये पार्टियां। कोई धर्म के नाम पे राजनीति खेल रहा है तो कोई जात के नाम पे राजनीति खेल रहा है। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। नरेंद्र मोदी जी डेली कास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। क्या अपोजिशन का ये कर्तव्य होता है, क्या अपोजिशन का ये काम है कि वो ये पूछे कि पीएम का क्या कास्ट है, कि पीएम ओबीसी है या नहीं? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको होगा बताओ? ये सवाल करना कि पीएम का बेटा है या नहीं है। अब देश में ये जानना जरूरी हो गया है कि पीएम ओबीसी है या नहीं, पीएम हिंदू है या नहीं। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? और तुम हिंदू भी नहीं है। क्या ये अपोजिशन का कर्तव्य होता है? क्या अपोजिशन ऐसे ही काम करता है? कास्ट के नाम पे इतना गंदा खेल खेला जा रहा है कि क्लियरली देश को जात के नाम पर बांटा जा रहा है। अपोजिशन यही नहीं रुकता है, बल्कि इलेक्शन रिजल्ट के नाम पे भी देश को नॉर्थ और साउथ में बांटने का कोशिश किया जा रहा है। मैं इन नेताओं से पूछना चाहूंगा कि क्या जरा सा भी शर्म है तुम लोगों में? कोई धर्म के नाम पे तो कोई जात के नाम पे तो कोई इलेक्शन रिजल्ट के नाम पे देश को बांटने का कोशिश कर रहा है। और मैं ये सवाल मोदी मीडिया और पप्पू मीडिया दोनों से करना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग में जरा सा भी एथिक्स नाम का चीज बच गया है तो निष्पक्ष होकर के मुद्दा को रखो देश के सामने। किसी भी पार्टी का काला सच छुपाने का या किसी भी पार्टी का गुणगान करने का काम मत करो। मैं आम लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने दिल का बात सुने। किसी विदेशी के प्रोपोगेंडा वीडियोस को देख करके मैनिपुलेट ना हो जाए और ना ही किसी नेता का भाषण सुन करके अंधभक्त बन जाए। जात, धर्म, इलेक्शन, भाषा, वर्ण के नाम पर देश के बांटने वालों से सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।